हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हाँ बेटा, आई एम ऑडिबल, विजिबल, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? एक मिनट, कर्टेन से रोशनी आ रही है। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ, सबसे पहले कैसे हो सारे के सारे? एकदम बढ़िया। ओके, विजिबल है, ठीक है। तो एक बच्चा क्या लिख रहा है? पीडीएफ। नोट्स तो बेटा ऑलरेडी इसमें फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। पर डे क्लास के बाद पीडीएफ आपकी वहां पर अपलोड हो जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास आज का टाइम 2:30 बजे कर दिया था मैंने, कुछ इमरजेंसी थी। चलो, है ना। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ये 3 टारगेट रहेंगे हमारे। और जैसे हम पहले रिवीजन लेकर चलते हैं तो रिवीजन लेके पहले चलेंगे, ठीक है। हाँ, रिवीजन लेके हम पहले चलेंगे। यहां से वन क्वेश्चन 100% आता ही आता है वॉल्यूम और कैपेसिटी से, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। और बहुत कंसेप्चुअल कराऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं एड ऑन भी करूंगा इसके अंदर। और कैसे कैसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन सकते हैं, देखा होगा इस बार भी क्वेश्चन एक आया था। मात्र पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से कैलकुलेटिंग वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होंगे, वो मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस मैं बता देता हूं बेटा, ठीक है। टेस्ट में सिर्फ ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ रहा है, और पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक आ रहा है, ठीक है, बस। पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक पूरा आ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर के पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, तो इतना आप टारगेट लेके चलो, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐड कर लेना, बट मैंने यहां तक बोला है, पर बाई चांस कोई का क्वेश्चन डाल दे नहीं तो ओनली पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक रहेगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल नहीं है बेटा, बाई मिस्टेक, ठीक है, बायोमोलिक्यूल लिख गया है। बायोमोलिक्यूल नहीं है, बायोमोलिक्यूल का एक टेस्ट और होगा आपका, ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल कंप्लीट करा देंगे तब, ओके। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, ये एक कॉमन स्लाइड है जो मैं बता देता हूं। जो भी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं वो इसको स्कैन करेंगे, एक फॉर्म आएगा उसको फिल करेंगे, ठीक है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा, वही सारे बच्चे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जो आपके बैच का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आगे रिवीजन जैसे हम लेके चलते हैं, तो रिवीजन में लास्ट लेक्चर में मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात की थी, बहुत कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक ही बार पढ़ाऊं तुम्हें, फिर तुम्हें उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लास में मैं इतने क्वेश्चन करा दूं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाए, ठीक है। मतलब इस बैच से बाहर तुम्हें कुछ ना करना पड़े, सब कुछ यहीं मिल जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है। और क्वेश्चन भी सारे के सारे मैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट कराने वाला हूं। आज कुछ ट्रिकली क्वेश्चन भी डाले हैं, पर नीट में ऐसे ट्रिकली नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं ट्रिकली डालूंगा। और भी चीजें बढ़िया करूंगा, और पीवाईक्यू में सारे कराऊंगा 10 साल के, ठीक है। चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू लास्ट क्लास में ऐड कर दूंगा। टोटल मेरे पास शायद 6 क्लासें हैं उसकी, नहीं 7 क्लासें हैं, सॉरी, ठीक है, 7 क्लासेस हैं। तो 6 क्लासेस में तो मैं एंड करा दूंगा, और रहा तो छठवीं क्लास के लास्ट में पीवाईक्यू करा दूंगा, या 7वीं क्लास में पीवाईक्यू करा करके नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मैं एनसीईआरटी पूरी कराने वाला हूँ, पीवाईक्यू 10 साल के कराने वाला हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस की मैं लास्ट में, तुम कहोगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, अगर मुझे कन्वर्ट करके दे दिया तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं, वो मैं एसएमई को या किसी को बोल करके कन्वर्ट करा करके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, अगर नहीं होती है तो पीडीएफ ऑलरेडी आप इसमें से निकलवा भी सकते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को अलग रखता हूँ थ्योरी से, जिससे कि आप उसकी अलग से पीडीएफ भी निकलवा सकते हो, समझे। टेस्ट मैंने बता तो दिया बेटा, टेस्ट में सिर्फ ब्रीदिंग आ रहा है और पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक आ रहा है, बस, ठीक है, पहला टेस्ट है। इट इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस पर बेस्ड है? भाई, ब्रीदिंग का मतलब है बाहर की एयर का अंदर आना, अंदर की एयर का बाहर आना, ठीक है। और एयर का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होता है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं चेंज नहीं कर सकता, पर मेरे लंग्स जिस कैविटी के अंदर हैं, थोरेसिक चैम्बर जो आपका है, ठीक है, उस चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करके मैं अपने लंग्स के वॉल्यूम को, ठीक है, चेंज कर सकता हूं, और उसके प्रेशर को चेंज कर सकता हूं।
इसकी वजह से एयर इन एंड आउट हो सकती है, ठीक है। तो लंग्स के आप जो पता है वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम को कम करूंगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो अंदर की एयर बाहर चली जाएगी। अब दो चीजें हैं, एक तो आपके लंग्स है, ठीक है। लंग्स जिस कैविटी के अंदर है उसको हम थोरेसिक कैविटी या चैम्बर बोलते हैं, जो एयर टाइट चैम्बर है, समझना। तो दो टाइप की कैविटी है, एक थोरेसिक कैविटी है, एक पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी कैविटी है, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स अपनी एक जो बना रहे हैं, ठीक है। एक तो लंग्स का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और एक है थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर। तो थोरेसिक चैम्बर से तो चिपके हुए हैं लंग्स आपके, अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो नो डाउट आपके लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कि अटैच उसी से। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है, एयर बाहर निकलती है, और वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है, एयर अंदर आती है। यही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इट इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें एक तो डायफ्राम के मसल्स बताए थे मैंने, इसको फ्रीनिक मसल्स भी कहते हैं। डायफ्राम भी कह सकते हो, फ्रीनिक भी बोल सकते हो। डायफ्राम मसल्स, फ्रीनिक मसल्स, ठीक है। ये डॉम शेप में होता है रेस्टिंग फेस में, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इससे भी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और कॉस्टल मतलब होता है भाई, कॉस्टल मतलब होता है इंटर कॉस्टल, कॉस्टल मतलब होता है रिप्स। कहीं भी कॉस्टल की बात आएगी, कॉस्टल मतलब रिप्स। इंटरकोस्टल यानी दो रिप्स के बीच मिलने वाले मसल्स, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये कितने टाइप के हो सकते हैं? दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहर होते हैं, इंटरनल का मतलब है उसके पीछे होते हैं। एक्सटर्नल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके रिब ऊपर की साइड मूव करेंगे, स्टर्नम भी मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। रिलैक्स करेंगे तो नीचे आएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। हाँ, जब इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम होगा, फिर बढ़ेगा, नॉर्मल से भी कम होगा फिर बढ़ेगा। यानी जब भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं, जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम कम होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर उल्टा होगा, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। हाँ, थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, जबकि इनके रिलैक्स करने पर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने पर एयर अंदर आती है, वॉल्यूम कम होने पर एयर बाहर जाती है। इसको मैंने मैकेनिज्म को भी समझाने की कोशिश की थी बेटा, कि डायफ्राम डॉम शेप होता है रेस्टिंग कंडीशन पर, ये एंटीरियर है पोस्टीरियर। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट होगा, रिलैक्स करेगा डॉम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट, रिलैक्स डॉम शेप। तो किस एक्सिस में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम को? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो डायफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, वॉल्यूम हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब बात आती है रिप्स की। भाई रिप्स के बीच में क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स, इसके बीच में तो है कॉस्टल के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स, कॉस्टल के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स। आप जानते हो जब भी हैंडल उठेगा और नीचे जाएगा, उठेगा और नीचे जाएगा, हैंडल उठने का मतलब है सिंपल सी बात है, रिप्स आपके ऊपर उठेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रिप्स नीचे जाएंगे वॉल्यूम घटेगा। तो किस एक्सिस में? तो आप जानते हो रिप्स आगे तो जुड़े हुए हैं वेंट्रल साइड में स्टर्नम से, और डोर्सल साइड में कहां से जुड़े हुए हैं? वर्टिकल कॉलम से। तो जब भी रिप्स अप एंड डाउन करते हैं तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, तो लिख दिया है मैंने, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है, रिलैक्स केस में डॉम शेप होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैटेंड हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये मेन कंसेप्ट था, ठीक है। और जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो आपके रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होते हैं, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे स्टार्ट कर दिया था मैंने इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के अंदर देखो, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो यानी बिना सोचे समझे, टोटली इनवॉलेंट्री, यानी आपका उसमें कोई रोल ही नहीं है, या कह सकते हो अनकॉन्शियस, जो आप इस समय कर रहे हो, आपका ध्यान मेरी तरफ है। जब आपका ध्यान मेरी तरफ है तो आप सोच समझ के तो मतलब ब्रीदिंग नहीं करोगे ना। सर जेई मेन के क्वेश्चन भेज देते, बायोलॉजी में भी जेई मेन के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जरा बता। नहीं बेटा, बायोमोलिक्यूल इस टेस्ट में नहीं आएगा, बायोमोलिक्यूल का एक टेस्ट और होगा सेपरेट, ठीक है, अब इसमें नहीं आएगा।
मेरे चरणों में कोटि कोटि नमस्ते कर रहा है, तो मेरी तरफ से ढेरों सारा आशीर्वाद तेरे को, ठीक है। सर फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्टिव या पैसिव, देखो तुम्हें याद रटना नहीं है, ठीक है। किसी भी मैकेनिज्म के अंदर अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसी भी मैकेनिज्म के अंदर अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रोसेस एक्टिव होगी, ऐसे याद रखो। अगर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो हमेशा पैसिव होगी, ऐसे याद करो। तो फोर्सफुल में तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव, रिलैक्सेशन पैसिव, बस ये ध्यान रखो बस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सोवेंट्रल, टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा भाई, लंग इंट्रापल्मोनरी लंग्स के अंदर का प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो आप जानते हो प्रेशर कम होने पर क्या होगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, क्योंकि एयर का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इसी को इंस्पायरेशन बोलोगे आप, क्या बोलोगे इसको, इंस्पायरेशन। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको छोड़ के नहीं आना है भाई। अगर ये एरो ऊपर जा रहे हैं, रिबोस्टर्नम उठ रहे हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, सिंपल कंसेप्ट। उल्टा कर दो उसका, पैसिव प्रोसेस रिलैक्स करेंगे सब चीजें, रिलैक्स रिलैक्स, वॉल्यूम बढ़ने से अब क्या होगा, घटेगा, यहाँ पर वहां प्रेशर कम हो रहा था, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर उल्टी हो जाएगी, अंदर से बाहर एयर फ्लो कहाँ होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन लंग से एटमॉस्फेयर। जब लंग से एटमॉस्फेयर में एयर जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, क्यों, क्योंकि सब कुछ रिलैक्स कर रहा है। अब आ जाओ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। भाई फोर्स एक्सपायरेशन में एक तो होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अब एक्सटर्नल यूज नहीं होंगे, और एडिशनल मसल्स भी होते हैं। एडिशनल मसल्स कौन से होते हैं, मतलब इंटरकोस्टल डायफ्राम के अलावा और कौन से मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, इट इज एडिशनल मसल्स। तो ध्यान रखना है, एडिशनल मसल्स कौन से होते हैं यहाँ पर, एब्डोमिनल मसल्स, इट इज एडिशनल मसल्स, ठीक है। एडिशनल मसल्स एब्डोमिनल, तो जब एब्डोमिनल मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो डायफ्राम थोड़ा सा उठ जाता है प्रेशर की वजह से, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो वॉल्यूम और कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एयर फोर्सफुली बाहर निकलेगी, जैसे कपाल भाती में निकलती है। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। फाइनली दो टाइप की ब्रीदिंग होती है, जो नॉर्मल कंडीशन में आप अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो, बिना सोचे समझे ब्रीदिंग कर रहे हो, टोटली इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है। टोटली हाँ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग होती है, टोटली अनकॉन्शियस होती है, बिना सोच समझे। यही आप करते हो अक्सर कर्म, जब सुबह के टाइम पर उठते हो, आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, कपाल भाती करते हो, भस्त्रिका करते हो, ठीक है। हाँ, उद्यान बंद लगाते हो, ठीक है, समझ रहे हो, उस समय आप यूज करते हो इनको, क्योंकि उस समय कॉन्सियस ब्रीदिंग कर रहे हो, थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो तुम अपने थोरेसिक चैम्बर पे हाथ रख के देखो, ये चैम्बर जैसा है वैसा ही है, इसको तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम डायफ्राम ब्रीदिंग से काम चला रहे हो अपना, डायफ्राम अपना काम कर रहा है, ये तो तुम यूज ही नहीं कर रहे हो। अब मैं तुमसे कहूं गहरी सांस लो, तब हाथ रखो, अब तुम यूज कर रहे हो अपने थोरेसिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो थोरेसिक ब्रीदिंग पूरे दिन भर में आप 25% यूज कर पाते हो, अगर आप अपने अंदर कॉन्सियस हो अपनी हेल्थ को लेकर के, तो नहीं तो आप ये यूज ही नहीं करते हो, ठीक है। अक्सर कर आप अनकॉन्सियस ब्रीदिंग करते हो, ठीक है। इसको डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं, इसको इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कहते हैं, या थोरेसिक ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। ये आपको एक जनरल बेसिक पता होना चाहिए। अब आज स्टार्ट कराऊंगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और कुछ नई चीजें इसमें इस बार एड ऑन भी करूंगा मैं। हाँ, जैसे मैंने पल्मोनरी वेंटिलेशन तो बताया था, इस बार मैं एलुलर वेंटिलेशन भी बताऊंगा, डेड स्पेस वॉल्यूम बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन भी कराने वाला हूं मैं आज, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ऐड कराऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हार्ट रेट कितनी होती है, 70 से 75 बार 1 मिनट के अंदर धड़कता है, ऐसी ब्रीदिंग रेट भी होती है 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर आप सांस लेते हो और निकालते हो, ये आपको पता होना चाहिए पहला। अच्छा, कभी आपके लंग्स में कोई दिक्कत हुई है, आसपास किसी को हुई हो, आपने देखा हो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक एक मेजरमेंट के लिए होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर, या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, निमोनिया बहुत सीवियर हो गया हो, तो उसके केस में लंग्स को वापस स्ट्रेंथ देने के लिए हम मतलब एक्सरसाइज कराते हैं काफी, और पल्मोनरी वॉल्यूम
और कैपेसिटी को मेजर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो स्पायरोमीटर है। स्पायरोमीटर को माउथ में लगाते हैं और सांस लेते हैं निकालते हैं, तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, अरे जब आप एयर लोगे निकालोगे एयर लोगे निकालोगे तो इस तरीके से उसमें ईसीजी की तरह, ठीक है, हाँ, ईसीजी की तरह ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है मॉनिटर के अंदर स्पायरोमीटर की है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ स्पायरोमीटर। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है ना, इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम। तो स्पायरोग्राम की हेल्प से मैं आपको सारे के सारे वॉल्यूम और कैपेसिटी समझाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से समझने क्वेश्चन आता है, और इससे इस लेवल के क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम कि तुम गलत करके आओ, पक्की बात है। जैसे सबसे पहले ये मेरा कॉमन है, पहले मैं वॉल्यूम समझाऊंगा, कैपेसिटी में नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा वॉल्यूम्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी समय आप नॉर्मल कंडीशन पर बैठे हो, इस समय आप कुछ एयर ले रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, कुछ ले रहे हो, कुछ रेस्टिंग कंडीशन पे, कुछ ले रहे हो कुछ निकाल रहे हो। ठीक है, समझ, कुछ ले रहे हो कुछ निकाल रहे हो, यानी कुछ एयर आप लेते हो ऊपर निकालते हो नीचे, लेते हो ऊपर निकालते हो नीचे। इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये पूरा का पूरा क्या है, यहां से यहां तक जो तुम एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, ये टीवी है, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। सर कितना होता है टाइडल वॉल्यूम जो आप एयर रेस्टिंग कंडीशन में लेते हो निकालते हो, ये होता है बेटा 500 ml। यानी रेस्टिंग कंडीशन पर आप जो एयर ले रहे हो निकाल रहे हो वो आपका टीबी है, टाइडल वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म मत भूल जाना, क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म पर आएगा, टीबी है। यानी नॉर्मल कंडीशन पर आप जो एयर लेते हो निकालते हो वो टीबी होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर, इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन पर आप 500 ml एयर ले लेते हो, फिर उसको निकाल भी देते हो, फिर ले लेते हो उसी को निकाल भी देते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया, टाइडल वॉल्यूम जो भूलना नहीं है। तो पहला वॉल्यूम कराया मैंने टाइडल वॉल्यूम। अब तुमसे कहूं टाइडल वॉल्यूम ले लो, सर नॉर्मल ब्रीदिंग मैंने इनहेल कर लिया। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली कितना एयर और लंग्स में भर सकते हो टाइडल वॉल्यूम के बाद। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जो एयर लंग्स में फिल कर सकते हो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम वो ये है, इसको बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है IRV, 2500 से 3000 ml। ठीक है, ये पूरा का पूरा IRV है, यहां से यहां तक जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा IRV है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। तो IRV कितना हो गया, 2500 से 3000 ml IRV होता है टाइडल वॉल्यूम के बाद। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जितना फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो लंग्स में भर सकते हो पूरी ताकत से, वो 2500 से 3000 ml होता है, इसको IRV बोलते हैं। तो ठीक है, IRV निकाल दो। अब IRV समझ में आ गया होगा, IRV निकाल दो, लंग से निकाल दिया सर। टाइडल भी लंग से निकाल दो सर, टाइडल भी निकाल दिया। अब टाइडल के बाद, टाइडल निकालने के बाद समझना, पहले आपने IRV निकाला फिर टाइडल निकाला। टाइडल निकालने के बाद पूरी दम लगा करके फोर्सफुली जो एयर को आप निकालते हो ना, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, यहां से यहां तक, क्या बोलने वाले हैं इसको, ERV। कितना होता है ERV, ERV होगा 1000 से 1100 ml। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली जो निकाल रहे हो वो है आपका ERV। टाइडल वॉल्यूम के बाद आप फोर्सफुली जो ले रहे हो वो क्या है आपका IRV। तो ये IRV हो गया, वो ERV हो गया। ठीक है, ये टीवी हो गया, IRV, टीवी टाइडल वॉल्यूम।
क्लियर है? तो 3 वॉल्यूम तो समझ में आ गए होंगे। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल बॉल ब्रीदिंग के बाद एडिशनल जितना फोर्सफुली लंग्स में भर सकते हो, आईआरबी। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम को निकालने के बाद आप जितना फोर्सफुली निकाल सकते हो, ईआरबी, एक्सपायरेट रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद भी कुछ एयर आपके लंग्स में रह जाती है जिसको निकाला नहीं जा सकता जब तक आप जीवित हो तब तक। जन्म लेते ही ये भर जाती है, फिर निकलती नहीं है। इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। कितना होता है आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम? कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम? ये होगा भाई 1000 से 1100। तो याद रखो 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चार चीजें समझ में आ गई होंगी। 1100 से 1200 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये चार वॉल्यूम आपको हमेशा टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है? टीवी, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, उसके बाद जो ले रहे हो आईआरबी, आई मतलब इन, एक्स मतलब निकालना बाहर, एक्सपायरेटरी, ठीक है? तो जो आप निकाल रहे हो टाइटल के बाद, उसके बाद भी लंग्स में रह जाता है जिसको निकाला नहीं जा सकता ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। क्योंकि लंग्स जब बच्चा यूट्रस में होता है तो लंग्स कोलैप्स होते हैं, बिल्कुल एकदम बंद मुट्ठी की तरह। जैसे ही बच्चा बाहर आता है ना तो उसके लंग्स एकदम खुलते हैं पहले। तो खुलने से एक छोटा सा वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तेजी से एयर अंदर आती है और बस लंग्स खुल जाते हैं। ठीक है, खुल गए ना? अब खुलने क्यों? ये प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है? इंट्रा जो प्लूरल मेम्ब्रेन में पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, लंग्स एकदम खिंचेंगे, बस खुल जाएंगे और एयर भर जाएगी, उसके शेप को मेंटेन रखेगी, ये एयर निकल नहीं सकती। अब क्या करेगा बच्चा? जब ब्रीदिंग करता है तो इसके वॉल्यूम को बढ़ाएगा, एयर अंदर आएगी, वॉल्यूम को कम करेगा, एयर बाहर। मैक्सिमम मैक्सिमम तो इतना तो एयर मेंटेन करके रखेगा अपने शेप को, ये हमेशा मेंटेन करके रखेगा और इसकी वजह से हमेशा कुछ एयर अंदर फिल रहेगी, ठीक है? इसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको निकाला नहीं जा सकता। और यही वॉल्यूम है जिसको निकाला नहीं जा सकता, तो उसको स्पायरोमीटर से आप मेजर भी नहीं कर सकते। स्पायरोमीटर से तो आप उसी उसी एयर को मेजर करोगे जो माउथ से इन एंड आउट कर रहे हो, क्योंकि माउथ में लगा हुआ है स्पायरोमीटर, समझ रहे हो? तो इसको मेजर करने के लिए अलग मेथड है, हीलियम गैस होती है, ठीक है? उसको यूज करते हैं, ठीक है? हाँ, इनर्ट गैसेस, अदर भी इनर्ट गैसेस होती हैं, उनको यूज करते हैं, ठीक है? अदर गैसेस को यूज करेंगे, हीलियम, मोस्टली हीलियम को यूज करते हैं, ठीक है? तो उनको हम यूज करेंगे। नॉर्मल स्पायरोमीटर से हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लंग्स में रहता है, निकाला नहीं जा सकता ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। ये तभी बाहर आएगा जब इंसान की डेथ होती है, ठीक है? तब लंग्स फिर से कोलैप्स कर जाते हैं। तो चारों वॉल्यूम में कोई डाउट है किसी को? फिर मैं कैपेसिटी पर आ रहा हूं, ठीक है? हाँ, फिर कैपेसिटी पर आ रहा हूं इसलिए। हाँ, बायोमोलिक्यूल का मैसेज चला गया था, मुझे पता है, ठीक है? बायोमोलिक्यूल का मैसेज चला गया था, मेरे पास आया, तो फिर मैंने अपडेट लिया, तो अपडेट में समझ में आया कि बाई मिस्टेक गया था, उसको अपडेट करा दिया है फिर से, है ना? तो बायोमोलिक्यूल टेस्ट में नहीं आ रहा, ब्रीदिंग टेस्ट में आ रहा है। ब्रीदिंग के अंदर भी पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक आ रहा है। जितना मैं आज पढ़ाऊंगा उतना सब टेस्ट में आ रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है? समझे? नहीं नहीं, डेथ हो जाएगी इंसान की तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे ना। हाँ, डेथ के बाद तो लंग्स का प्रेशर खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएंगे, वो एयर बाहर आ जाएगी। हाँ, तो इसको, हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम जब तक आप जीवित हो तभी तक रहता है। CO2 की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, पर एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है तुम बताओ? ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, हाई प्रेशर नाइट्रोजन का है, पार्शियल प्रेशर अभी बताऊंगा पार्शियल प्रेशर के अंदर, ठीक है? और उसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका ऑक्सीजन आती है, लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, तो उसका प्रेशर होगा। और पॉइंट्स के अंदर CO2 होती है, तो उसका प्रेशर तो कम ही होगा ना, है ना? हाँ, चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो चार वॉल्यूम हो गए। टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मल एयर ले रहे हो, निकाल रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना आप एयर ले सकते हो, आईआरबी। टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना आप फोर्सफुली निकाल सकते हो, ईआरबी। कुछ ऐसा वॉल्यूम जो हमेशा रह जाता है, ठीक है? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर।
नेगेटिव प्रेशर के कारण ये हमेशा लंग्स में ही रहेगा, इसको निकाला नहीं जा सकता। यस, प्रेजेंट ऑलवेज इन लंग्स, इसको निकाल ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट है? रेजिडुअल वॉल्यूम का काम ही काम है बेटा, बच्चे कह रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम का काम क्या है? अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं हो तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, डेड बॉडी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम जन्म के समय आता है और फिर आपके लंग्स के शेप को मेंटेन करके रखता है, फुला के रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स और तुम एक्सपेंड कर लेते हो, फिर वापस ले आते हो, एक्सपेंड कर लेते हो, वापस ले आते हो। यानी मैक्सिमम इन, मैक्सिमम आउट, मैक्सिमम इन, मैक्सिमम आउट, मैक्सिमम इन, मैक्सिमम आउट, समझ रहे हो? ये हमेशा रहेगा मेंटेन, इसको आप निकाल नहीं सकते ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। और नेगेटिव प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर, प्लूरल मेम्ब्रेन के खिंचने की वजह से आता है, ठीक है। हाँ, उनमें पुलिंग फोर्स जनरेट होता है जन्म लेते ही, तो ये बच्चा क्राई करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जनरेट हो जाता है। फिर लंग्स की शेप मेंटेन हो जाने के बाद ये कम और ज्यादा होता रहता है, ये तुम्हारे सामने। अब मैं बात करूंगा कैपेसिटी, क्षमताएं। तो सबसे पहली कैपेसिटी होगी, समझना, यहां से यहां तक। दूसरी कैपेसिटी होगी यहां से यहां तक। तीसरी कैपेसिटी में तीनों आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। चौथी कैपेसिटी के अंदर नीचे के ये दो आ गए, नीचे वाले आ गए। और एक लास्ट कैपेसिटी बताऊंगा जिसमें सारे आ जाएंगे, यहां से यहां तक सारे। अब एक एक करके बता रहा हूं मैं। सबसे पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। अच्छा, इसका कलर चेंज करता हूं, ग्रीन कर दो। पिंक कर दो, ब्लू कर दो। सबके कलर अलग अलग हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। इधर मैं सारी की सारी कैपेसिटी लिख रहा हूं तो मैं मेंशन भी कर देता हूं, दीज ऑल आर कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स की कैपेसिटी मतलब क्षमताएं। तो सबसे पहली कैपेसिटी में लिख रहा हूं आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, आईसी। आईसी, आईसी इज इक्वल टू क्या होगी, टीवी प्लस आई आर वी, टीवी प्लस आई आर वी। टीवी प्लस आई आर वी कितना हो गया, 500 ये हो गया, ठीक है। आई आर वी भाई मैक्सिमम ले लोगे 3000, तो टोटल मिला दो कितना हो गया, 3500 ml। ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, एयर को लंग्स में भरने की क्षमता, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम मिडिल से नापते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वापस आ जाओ, टाइडल वॉल्यूम प्लस इसको निकाल दोगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करता हूं अब मैं, ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यही लिख देता हूं, ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आ नहीं पाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ई आर वी, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। कितना होता है टीवी प्लस ईआरवी भाई, 500 टीवी हो गया और 1100 ये हो गया, यानी 1600 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे पूछूं आपकी वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल मैक्सिमम कितना एयर आप भर सकते हो अंदर और कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकालने के बाद फिर मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम लेने के बाद कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकालने के बाद कितना मैक्सिमम ले सकते हो, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। इसमें तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे, ठीक है। आपकी वाइटलिटी, मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट,
इट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। यहां से यहां तक पूरी क्या है, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है, वी सी, वाइटल कैपेसिटी। तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे, टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी। ठीक है, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो तो क्या बैठेगा भाई, टीवी प्लस आई आर वी 3500, और 3500 और 1100 कितने हो गए, 35 और 11, 35 और 11 46, 46, 4600। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ये टिप्स पर होना चाहिए, ये टिप्स पर होना चाहिए, ये वाला टिप्स पर। तो तीन मैंने अभी कैपेसिटी बता दी आपको, फिर से बोल रहा हूं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरबी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ईआरबी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी तीनों आ गए, तीनों आ गए इसके अंदर, ठीक है, टीवी आईआरबी ईआरबी, बस सिंपल। अब मैं बात करूंगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल मतलब समझते हो, रेजिडुअल मतलब होता है जो लंग्स में रह गया। रेजिडुअल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने पूरी दम से चीजों को एक्सपायर कर दिया, एयर को सब निकाल दिया, फिर भी कुछ अमाउंट जो रिमेन्स इन लंग्स, लंग्स में रह जाएगा, वो रेजिडुअल है, जो रह गया, जिसको निकाला नहीं जा सकता, रेजिडुअल, लंग्स में रह गया, निकाला नहीं जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम। पर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फंक्शनल, एफआरसी। हाँ बेटा, वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, इसमें तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे, टीवी आईआरबी ईआरबी, बिल्कुल सही। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, देखो देखो फंक्शनल का मतलब है आप सांसें लेते रहो, सांस ले रहे हो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकालो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकालो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल, पर टाइडल से काम चला रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो। इस समय आपकी जो एयर को रोकने की क्षमता है ना, सब शांत बैठे हो। इसको मैं कहानी बना सकता हूं, एक बच्चा है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहा है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहा है, बताओ उस समय उसकी लंग्स में कितना वॉल्यूम एयर का मेंटेन हो रहा होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो उस रेजिडुअल वॉल्यूम को बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये आप बाहर नहीं निकाल रहे, इसको निकाल ही नहीं सकते, ये तो ऑलवेज अंदर रहता है, इसको आप निकाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो। तो इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा एफआरसी, यानी सांस लेते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की क्षमता, एफआरसी। तो दो वॉल्यूम आ जाएंगे भाई, एक्सपायरी इधर वॉल्यूम, इसको तो निकाल ही नहीं रहे हो आप, टाइडल ही तो निकाल रहे हो, देखिए आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन दो को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एफआरसी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको जोड़ दो, जोड़ने पर कितना बैठता है, इनको जोड़ने पर 1100 और 1200, 2300 हो गया। ये हो गया आपका एफआरसी, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आप कितनी एयर लंग्स में होल्ड कर सकते हो। भाई इस समय जो सब लोग आप नॉर्मल बैठे हो, कोई दौड़ तो रहा नहीं है, इस समय पढ़ रहे हो तो नॉर्मल बैठे होगे, आप टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, यानी इसको तो निकाल नहीं रहे ना आप, ईआरबी को। जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तब निकालोगे इसको, इसको निकाल नहीं सकते, ये लंग्स में हमेशा रहती है, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया एफआरसी, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की क्षमता, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कोई डाउट, वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या, वॉल्यूम में कोई दिक्कत, एक बच्चा कह रहा है नो वॉल्यूम, वैसे तो वॉल्यूम आना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार इसका जो बैटरी है फिर चेंज कर देता हूं। हाँ अब बताओ, वॉल्यूम में पहले से कुछ अंतर आया क्या, ऑल राइट है सर, ओके 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 ओके। एफआरसी में टीबी भी होगा, अरे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में टीवी क्यों होगा भाई, आप रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हो, यानी लंग्स में एयर को होल्ड करने की क्षमता की बात कर रहे हो,
तो लंग्स में होल्ड करोगे तो ये तो आप ले रहे हो निकाल रहे हो, 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 फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है इसको तो आप ले रहे हो निकाल रहे हो, जिंदा हो आप घंटों। उस समय जब आप 1 घंटे तक ले रहे हो निकाल रहे हो, कितनी ईयर को आप यूज ही नहीं कर रहे, लंग्स में होल्ड करके रखे हो, तो इन दोनों को लंग्स में होल्ड करके रखे हो, तो ये आपकी होगी फंक्शनल रहते हुए लंग्स की होल्ड करने की क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। तो उसमें टाइडल वॉल्यूम क्यों इंक्लूड होगा? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? यस या नो? अगर डाउट नहीं है तो कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा, ट्रिकली जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आ जाऊं उस पर। सर रेनी सीजन में जब फ्रॉग टर टर की आवाज करता है तो वो कौन सी ब्रीदिंग करता है? भाई फ्रॉग लगता है तेरी प्रजाति का है, तू कैसी बातें कर रहा है? तू फ्रॉग की प्रजाति का है? बता, तू फ्रॉग वाली ब्रीदिंग कर लेगा? वो तो स्किन से भी कर लेता है, वो तो अपने गालों से भी कर लेता है, बक्को फेरेंजियल। तू कर लेगा? बता। तू फ्रॉग से कंपैरिजन कर क्यों रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर बिलों के अंदर कॉकरोच रहता है, तो बताओ कौन सी ब्रीदिंग कर रहा है? अरे गधे, वो अलग एनिमल है, अलग क्लास है उसकी, एम्फीबिया। एम्फीबियंस अलग तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, उनके लंग्स भी अलग तरीके से होते हैं, समझ रहे हो? पॉजिटिव प्रेशर होता है उनके अंदर, तो उनसे कंपैरिजन आप मैमल से करो ना भाई, मैमल्स, हम मैमल्स हैं, समझे? अभी टीएलसी पर आ रहा हूं। अच्छा टीएलसी तो रह गया ना, अभी टीएलसी रह गया, अब टीएलसी पर आ रहा हूं। अब टीएलसी की बात करते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। भाई टोटल सब जोड़ दो, चारों जोड़ दो, ये तो सिंपल है। टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, चारों जोड़ दो, टी एल सी, टोटल लंग कैपेसिटी, चारों जोड़ दो। ठीक है, तो चारों जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, चारों को जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। या ऐसे भी कह सकते हैं इन तीनों को जोड़ दो, तो इन तीनों को जोड़ के क्या बोलते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस रेजि सॉरी, इन तीनों को जोड़ के हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तब भी टीएलसी हो जाएगी। ठीक है, टीएलसी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ ट्रिकली क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, अब समझना। अच्छा इसको याद भी रखो, टीएलसी होती कितनी है? टोटल टीएलसी कितनी होती है जरा बताओ, कैलकुलेट करो टीएलसी। वाइटल कैपेसिटी तो आप जानते हो, ठीक है, 4600 होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो 1200 में और जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 7 8 5800 ml, 58। क्लियर है? 4600 में 1200 जोड़ दोगे तो आ गया 58 ml, 58 ml। 6 7 8 4 1 5। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा मैं ट्रिकली क्वेश्चन की बात करता हूं, ये तो आपके समझ में आ चुका है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को कि यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या है, और इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या है। एक और बच्चा, नीचे वाले दो को जोड़ देंगे तो क्या है। ये सारी चीजें तो आप जान चुके हो, यानी इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये तो आप जान गए भाई, टीवी प्लस IRV, अपने आप लिखो। ठीक है, टीवी प्लस IRV इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं जरा बताओ, इसके अलावा और किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है? ठीक है, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि टीएलसी में से अगर FRC निकाल दूं, ये दो वॉल्यूम निकाल दूं, तो इसको ऐसे ऐसे लिखता हूं, TLC टोटल लंग कैपेसिटी में से माइनस कर दूं FRC, तो क्या बचेगा? इजिकल टू क्या होगा?
आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। भाई टोटल लंग कैपेसिटी में 4 वॉल्यूम है, उसमें से आप नीचे के 2 हटा दोगे तो ये 2 ही तो बचेंगे। ऐसे पूछ सकता है। अगर टीएलसी में से किसको निकाल दिया जाए, 4 ऑप्शन देंगे कि आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाए, तो तुम्हारी फ्यूज उड़ने की प्रोबेबिलिटी है। और क्वेश्चन गलत भी करोगे तो रटना नहीं, समझना है। तो एक तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आ गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पूछेगा, टीएलसी में से अगर एफआरसी घटा दूं तो क्या, या किसको घटा दूं तो आईसी मिलेगा। समझ में आ गया। तो एफआरसी को हटा दोगे तो आईसी मिलेगा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? कोई भी डाउट? हाँ ऐसे अभी बनाता हूं मैं, अब तुम बनाओ और कॉम्बिनेशन बताओ। हाँ अगर ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं वाइटल कैपेसिटी में से, एक ऑप्शन और लिख देता हूं मैं, वाइटल कैपेसिटी में से, यहां लगता हूं ब्रैकेट में, अगर मैं वाइटल कैपेसिटी में से क्या हटा दूं, क्या हटा दूं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाए, तो वाइटल कैपेसिटी में से आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हटा दो तो क्या मिलेगा आपको, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। ये लॉजिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए करा रहा हूं, इस साल क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल वाला। हाँ ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है उन्होंने, तो मजा आया मुझे। ठीक है, तो मतलब मुझे जब तक चीजें कंसेप्चुअल नहीं आती ना, क्योंकि मेरा आदत है कंसेप्चुअल पढ़ाना, मैं रटा नहीं सकता। ठीक है, लोग कहते हैं बायो रटने की है, वो बेवकूफ है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बनना है तुम्हें और सब यही जियोलॉजी ही पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, हर चीज समझनी है आपको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे। 2 कॉम्बिनेशन अभी मेरे सामने आए, मैंने लिख दिए। ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकता है वो। ठीक है, ऐसे ही तुमसे पूछेगा वो, बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के लिए पूछेगा वो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल तो आप जानते हो भाई, क्या जानते हो आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से, टीवी, सॉरी टीवी प्लस ई आरबी आईआरबी ई आरबी, ये होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। पर अगर मैं तुमसे कहूं कि वाइटल कैपेसिटी में से, वाइटल कैपेसिटी में से क्या निकाल दूं कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपको मिल जाए, वाइटल कैपेसिटी में से किसको मैं माइनस कर दूं कि इक्वल टू क्या मिल जाए मुझे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाए। जरा बताओ, वाइटल कैपेसिटी में से किसको निकाल दूं कि मुझे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाए, आई आर वी। यस, वाइटल कैपेसिटी में से आप आई आर वी निकाल दोगे, आई आर वी, मतलब ये ऑप्शन में देगा आपको। ठीक है, पूछेगा वो भाई इसमें से इसको किसको निकाला जाए ऑप्शंस में से कि ये बच जाए आपके पास, तो ढूंढना होगा आपको आईआरबी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपके दिमाग अगर दौड़ रहा है तो तुम कर लोगे। ठीक है, फिर तो इसमें न्यूमेरिकली बनते हैं, मैंने कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए दी है, अभी बताऊंगा। तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपकी वीसी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम होते हैं तो आप जानते हो, टीवी आ गया प्लस आई आरवी आ गया प्लस ई आरवी आ गया। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, ठीक है, कि टोटल लंग कैपेसिटी में से किसको निकाल दिया जाए कि आपकी वीसी बच जाए, टोटल लंग कैपेसिटी में से किसको निकाला जाए कि वीसी आपको मिल जाए, आरवी। बहुत बढ़िया। आप टोटल लंग कैपेसिटी टी टी एल सी, सॉरी मैं, हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी में से माइनस कर दो आप रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो आपको क्या मिलेगा, वाइटल कैपेसिटी मिलेगी। टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाल दोगे तो वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब पूछ सकता है कि समझना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या जोड़ दें, भाई घटाने के अलावा जोड़ भी तो सकता है वो। भाई ऐसे भी कह सकता है कि वीसी इज इक्वल टू आई आईसी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में अगर मैं आई आर वी जोड़ दूं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में अगर मैं आई आर वी जोड़ दूं तो भी तो वीसी बचेगा। भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दोनों हो गए, आई आर वी, सॉरी आई आर वी लग गया, ई आर वी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में अगर मैं ई आर वी जोड़ दूं तो वाइटल कैपेसिटी बचेगा, तब भी तो एक ही बात है। हाँ ऐसे भी कह सकता हूं मैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकता हूं मैं,
ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में मैं आई आर वी जोड़ दूं तो अब भी मुझे क्या मिलेगा, तब भी मुझे वीसी मिलेगा। समझ में आया? ऐसे कर दूं तब भी मुझे मिलेगा, ऐसे कर दूं तब भी मुझे मिलेगा। तो ऐसे बहुत सुपर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बहुत सुपर कॉम्बिनेशंस, पर आपको करके आने हैं। इसका मतलब भी वीसी बैठ रहा है, अभी कैलकुलेशन भी दे सकता है वो, ठीक है भाई ईसी इतना है, ये इतना है, इतना है, इसको इसमें जोड़ के कैलकुलेशन क्वेश्चन भी दे सकता है आपको। पर अब ये सीख गए ना तो आप हर तरह क्वेश्चन कर लोगे। समझे? समझ गए ना? हाँ, आईआरवी भाई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आप आई आर भी जोड़ दो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ई आर भी जोड़ दो। ठीक है, चलो समझ में आ गया मतलब आपके। अच्छा, ये क्या हो गया आपका नीचे वाला? एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तुमसे कहूं कि बेटा टीएलसी में से अगर मैं क्या निकाल दूं, टीएलसी में से क्या निकाल दूं कि आपको एफआरसी मिल जाए, जरा बताओ। टोटल लंग कैपेसिटी में किसको माइनस कर दूं कि आपको एफआरसी मिल जाए? आईसी, सीख गए तुम, सीख गए, बिल्कुल सही, आईसी। आईसी, आईसी को माइनस कर दोगे तो एफआरसी मिल जाएगा। वैसे एफआरसी का नॉर्मल फॉर्मूला है, आप जानते ही हो, एफ आर सी इज इक्वल टू, ठीक है, एक तो नीचे ये क्या आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो होता ही है, ये तो आप जानते ही हो। पर ऐसे भी पूछ सकता है वो आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी टी एल सी, ये ऐसे ही तो पूछ सकता है टीएलसी को। भाई वीसी वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दूं, वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दूं कि टीएलसी बन जाए, या वाइटल कैपेसिटी में इसको जोड़ने से क्या बनता है, ऐसे ही पूछ सकता है। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो टीएलसी बन जाएगा। या ऐसे भी कह सकता है कि आईसी, आईसी में क्या जोड़ दूं मैं कि मुझे टीएलसी मिल जाए, तो आईसी में एफआरसी जोड़ दो, एफआरसी, तो अभी आपको टीएलसी मिल जाएगा। मतलब ये कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब एक बार अगर कंसेप्ट आपका अच्छा है ना तो मैं इन कॉम्बिनेशन पर बच्चे को मतलब आउट कर सकता हूं। एनसीईआरटी बेस्ड है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलोगे, एनसीईआरटी बेस्ड है कहानी। एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, पकड़ होनी चाहिए भाई अच्छे से, ठीक है, वही एनसीईआरटी है, वही बाहर का कुछ भी नहीं है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये कौन है बेटा जो, एक बार फिर से समझा दो, कोई कोई कहानी है? ये कॉम्बिनेशन है बेटा, इसमें समझने का कुछ है? बताओ कुछ समझा, मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें कुछ इसके अंदर? तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है, जोड़ भाग घटाना है, ठीक है भाई, इतना आईसी होता है। आईसी क्या है भाई, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आईसी हो गया टाइडल वॉल्यूम, और इसको जोड़ दोगे तो आईसी बन गया आपके सामने। या चारों में से आप नीचे दो घटा दोगे एफआरसी, तो अभी तो आईसी रह गया। ये तुम देखोगे और पेन चलाओगे तो सीखोगे। कुछ जो बच्चे होते हैं ना, वो जब तक पेन नहीं चलाएंगे बिना देखे नहीं सीखेंगे, मेरे बोलने से नहीं सीखोगे। ये तो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन निकाल के दिखा रहा हूँ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है, सबके नाम, और एनसीईआरटी में कराऊंगा ही। तुम टाइम उन चीजों में बर्बाद, पता है तुम मुझे कभी कभी लगता है 11th के स्टूडेंट हो, क्योंकि 11th के स्टूडेंट करते हैं सर की फुल फॉर्म लिख देना, क्योंकि उनको समझने से मतलब नहीं होता, वो एक साल नोट्स बनाते हैं बस, सर नोट्स अच्छे से बन जाए बस सर, फिर हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो तुम्हें तो एनसीईआरटी सब मैं पढ़ाऊंगा ही, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, एफआरसी, आईसी, सब पूरे सब एनसीईआरटी लेके चलता हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, सारी कैपेसिटीज हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सब चीज तो लिखी हुई है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम थोड़ा सा मेच्योर हो बस, और कुछ नहीं है। लिखने को मैं सब लिख दूंगा, अब जगह कम होती है और पूछा भी ऐसे ही जाता है, तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी यही कराना चाह रहा हूँ। ये सारी कैपेसिटी के कॉम्बिनेशन आ गए। अब यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। अरे बेटा न्यू एनसीईआरटी में एडिशनल बट हटाने से कुछ नहीं हो रहा, तुम लकीर के फकीर मत बनो बेटा। एडिशनल बट जोड़ोगे तो अभी ठीक है, नहीं जोड़ोगे तो अभी ठीक है, कोई एडिशनल से समझ में अच्छे से आता है बस, ठीक है, लकीर के फकीर मत बनो। यार यूट्यूबर्स ने पूरा कचरा मचा के रखा है, ठीक है। अगर
एनसीईआरटी में कोई ऐसी चीज चेंज हुई, कंसेप्ट चेंज हो रहा है, तो वहां सीरियस होने की जरूरत है। डेटा चेंज हो रहा है, वहां सीरियस होने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे बायोमोलिक्यूल में बीटा प्लेटेड शीट की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया है उन्होंने, सर स्पेलिंग चेंज हो गई है, ठीक है, बी डबल ई, मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो, ये चीजें नहीं काउंटेबल होती हैं, ठीक है। हाँ। एडिशनल, देखो, आईसी के अंदर एडिशनल जोड़ोगे तो ठीक है, पर एक्सपायरेटरी के अंदर एडिशनल जोड़ोगे तो ठीक नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, तो इतना अंतर होता है। एडिशनल का मतलब है टाइटल वॉल्यूम के बाद वो एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। समझ में आ गया? तो उससे समझ, कंसेप्ट समझो, ठीक है। हाँ, मैंने कहा लकीर के फकीर मत बनो, रटो मत, तुम रटने वाली बात पे आते हो तो बस, ठीक है। चलो अब आ जाओ। स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पायरोमीटर से वही चीज मेजर करेंगे जो आप माउथ में लगा रहे हो, और ऐसी कोई भी कैपेसिटी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता हो आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हो एफआरसी में रेजिडुअल आता है और टीएलसी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, तो इनको कभी भी स्पायरोमीटर से आप मेजर नहीं कर सकते। इनके लिए इनर्ट गैसेस यूज करते हैं, हीलियम गैस यूज करते हैं। हाँ, हीलियम गैस यूज करते हैं, ठीक है। उसका मेथड अलग है, वो तुम्हारे सिलेबस की बात नहीं है, मतलब वो तुम पढ़ोगे एमबीबीएस में, ठीक है। तो हीलियम गैस यूज करते हैं मेनली, ठीक है। तो उससे हम अलग से इनका मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मल स्पायरोमीटर से मेजर नहीं करते। अब आ जाओ पल्मोनरी वेंटिलेशन। दो चीजें होती है, एक पल्मोनरी टर्म होता है, एक एल्वुलर टर्म होता है। तो मैं समझाता हूं, एक पल्मोनरी वेंटिलेशन और दूसरा आएगा एल्वुलर वेंटिलेशन। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन के अंदर? क्या डिफरेंस होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन के अंदर? कोई बता सकता है क्या? ग्राफ तुम चाहो बना लेना, ग्राफ इसलिए बना दिया है मैंने तुम्हें याद रहे। मतलब ग्राफ से क्या होता है ना, आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो, अच्छा ये दोनों जोड़ दिए, अच्छा ये दोनों जोड़ दिए, अच्छा ये चारों जोड़ दिए, अच्छा इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इन तीनों में से इसको जोड़ देंगे तो, लाइक ग्राफ आपको थोड़ा कंसेप्ट, जो नए बच्चे होते हैं ना वो कंसेप्ट क्लियर करता है। जो बच्चे पुराने हो जाते हैं उनके लिए कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं अगर कोई भी चीज कराऊंगा तो कहीं कुछ ना मतलब होगा। डिफरेंस बता सकते हो एलुलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर? जिनको आता है वो हाथ उठा दो बस। मैं बात कर रहा हूँ एल्वुलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन में कराता था, एल्वुलर में ऐड करा रहा हूँ। जिनको आता है वो एक बार हाथ उठा दो, फिर मैं पूछूंगा उससे। हाथ ऐसे हैंड रेस करो। आशीष को आता है? जिस जिसको आता है जरा लिख के अब लिखो क्या। एल्वुलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला लिखो, एल्वुलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला लिखो, किस किस को आता है देखो। एल्वुलर वेंटिलेशन का फॉर्मूला लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा किस किस को आता है। हाँ, आदर्श लिख रहा है मुझे नहीं आता, अच्छी बात है, बच्चा साफ साफ लिखता है वो, ठीक है। नहीं, नहीं किसी ने नहीं लिखा। चलो आ जाओ। चलो ठीक है, अब तुम्हें दो चीज समझाता हूँ। सबसे पहले पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ये तो आप जानते हो। जहां भी टर्म आ गया पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात चल रही है। जहां टर्म आ गया एलवेओलर यानी एल्वुलाई, एल्वुलाई की बात चल रही है। वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर मिनट। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, इसको एवी कहते हैं, सॉरी, पल्मोनरी वेंटिलेशन पीवी। तो पीवी इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे रेट ऑफ ब्रीदिंग
रेट ऑफ ब्रीदिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि एक बार में आप जो ले रहे हो लंग्स के अंदर निकाल रहे हो वो टाइडल वॉल्यूम में पूरे लंग्स पल्मोनरी लंग्स से जो आ रहा जा रहा है। रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है? 12 से 16 बार होता है इनटू 500 टाइडल वॉल्यूम, यानी एक बार में आप लंग्स में जो एयर ले रहे हो निकाल रहे हो 500 ले रहे हो निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 6000 से 8000 के आसपास ml पर मिनट। ये आता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब बात कर रहा हूं एल्वुलर वेंटिलेशन, तो इसको समझा देता हूं मैं, एक मिनट रुकना। ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। अब ब्रोंक्यूल की बात करता हूं। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर चालू होते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, जहां से बहुत थिन लेयर चालू हो जाती है, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। और रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले फिर चालू होती है एल्वुलर डक्ट, जिनमें लगे होते हैं एल्वुलर सैक, जो मिलके बने होते हैं एल्वियोलाई। इस पूरी जोन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, समझना। ठीक है, ये यहां से यहां तक तो गई आपकी कंडक्टिंग जोन, यहां से यहां तक हो गई आपकी रेस्पिरेटरी जोन। समझना, ये इंसान यहां से जो एयर लेता है वो कितनी लेता है? 500 ml, 500 ml एयर उसने ली लंग्स के अंदर। इस पूरे ट्रैक के अंदर 500 ml एयर भर जाती है, जिसमें कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एयर भरती है ना वो होती है 350 ml। रेस्पिरेटरी जोन में जो एयर भरती है उसको बोलते हैं 150 ml। और यहां जो भरती है एयर वो है 350 ml, 350 ml। क्लियर है बिल्कुल? अब यहां से डिफ्यूजन नहीं होता, डिफ्यूजन यहां पर एब्सेंट है, कंडक्टिंग जोन में डिफ्यूजन नहीं होता, डिफ्यूजन एब्सेंट है, जबकि यहां पर डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन प्रेजेंट है। यानी जो एयर यहां पर आएगी रेस्पिरेटरी जोन में उसका डिफ्यूजन हो जाएगा, मतलब वो ब्लड में चली जाएगी और उसके बदले में CO2 आ जाएगी, यानी यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है, यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है इस पूरे जोन से। क्लियर है? पर ये वाली एयर डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए इस 150 ml को हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है। डेड स्पेस वॉल्यूम DSV ये होता है 150 ml। ये एक एडिशनल वॉल्यूम है, चार वॉल्यूम मैंने लिखाए थे, डेड स्पेस वॉल्यूम और याद रखना 150 ml होता है, जो कंडक्टिंग जोन में रह जाता है सांस लेते समय। 500 ml ले रहे हो टीवी, आप क्या ले रहे हो? टीवी ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, ठीक है, 500 ml ले रहे हो, वो पूरा भर गया इसके अंदर, जिसमें से इसका डिफ्यूजन होता है, इसका डिफ्यूजन ही नहीं होता। ये जैसी गई है वैसी बाहर निकल जाएगी, जैसी गई है वैसी बाहर निकल जाएगी। एक्चुअल में जो एफिशिएंटली 350 ml का ही डिफ्यूजन हो रहा है, इस 150 ml का कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, DSV। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में टीवी इंटू रेट ऑफ ब्रीदिंग लगेगा। एलुलर वेंटिलेशन का मतलब है
अब टीवी नहीं आएगा। अब टीवी में से आप डेड स्पेस घटाओगे, बचेगा जो आएगा वो आएगा इसके अंदर, यानी टीवी माइनस डी एस वी इनटू रेट ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि इसी का तो आपको निकालना है, ये रटने की बात नहीं है, कैलकुलेशन है, इस फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, टीवी में से हटा दिया तो 350 इंटू 12 से 16 बार, तो ये निकल के आ जाएगा आपका एल्वुलर वेंटिलेशन। आई या नहीं आई? हाँ, डेड स्पेस समझ में आ गया। अब तुम निकाल सकते हो एल्वुलर वेंटिलेशन, यानी रेस्पिरेटरी जोन से कितना वेंटिलेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एल्वुलर, एवी एल्वुलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो वही होगा आरबी इनटू, अब यहाँ टीवी पूरा नहीं आप यूज करोगे, टीवी में से आप क्या घटाओगे, डेड स्पेस वॉल्यूम डीएसवी हटा दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो, आरबी रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है, 12 से 16 बार होता है, ये तो मैं दे भी सकता है, कोई दूसरा डेटा भी दे सकता है, इनटू, ठीक है, टीवी 500 होता है, माइनस 150 घटा दो इसमें से, यानी 12 से 16 का इंटू आपको करना है 350 से, जो निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका एल्व्यूलर वेंटिलेशन। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, 420 जो भी है निकल के आया, मतलब बता दिया मैंने। आप बताओ, डाउट नहीं है तो एक बार दिल से आग लगा दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया तुम्हारे, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, तब क्वेश्चन कराऊंगा मैं। डेड स्पेस में तो कुछ है ही नहीं बेटा, ये है स्लाइड देख लो, 500 ml पूरा भरता है, 150 ml यहाँ रह गया डेड स्पेस जो डिफ्यूजन नहीं होगा, यहां से आपका एक्सचेंज हो रहा है 350 ml रेस्पिरेटरी जोन से। चलो, अरे एक क्वेश्चन आपका पक्का, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, डेड स्पेस कहाँ जाता नहीं है ये अंदर आया, फिर तुम बाहर निकालोगे ना तो सब बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर आएगा, ये डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिफ्यूजन रहेगा, ये फिर जब इसको बाहर निकालोगे तो ये फिर बाहर निकल जाएगा। हमारे पास एक टंकी है, ये टंकी है पेट्रोल की टंकी, इस पेट्रोल की टंकी के अंदर ये बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप, 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 फिर यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, फिर यहाँ से आप किसी को देते हो, तो टंकी में आप समझो जो पाइप में चीजें आ गई, ये पाइप में आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक आया, अब मीटर के बाद जो पाइप में आएगा वो तो बाहर निकल जाएगा, मतलब मेजरमेंट होगा, इसका मेजरमेंट नहीं होगा, टंकी से निकल चुका है पर पाइप में है, समझ रहे हो, अगली बार मेजर करोगे तो फिर ये नीचे इसमें आएगा, समझ में आ गया। तो डेड स्पेस का मतलब है जिसका मेजरमेंट नहीं हो पा रहा, जिसका डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा, वो डेड स्पेस। चलो, ये वाली बात क्लियर होगी, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, पहले एनसीईआरटी तो समझाई दूं एक बार, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली, समझ में आ गया होगा, क्या बोलते हैं इसको, रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी टीवी, क्या कितना होता है टीवी, 500 ml। एक हेल्दी मैन जो होता है वो कितनी एयर को लेता है निकालता है, अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 पर मिनट, एक मिनट के अंदर, तो उसका पूरा फॉर्मूला बना के समझा दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये तो समझ में आ गया आपको। अब आ जाओ इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम, इट इज एडिशनल, ये अच्छा पुराना वाला लगा इसने, कोई नहीं, एडिशनल हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन, ठीक है, दिस इज एवरेज इतना, इसको बोलते हैं एडिशनल, का मतलब होता है बस आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है, इन्होंने इसमें हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो लगा दो, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं हम क्या, IRB, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम का मतलब है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जितना एयर भर सकते हो लंग्स के अंदर, वो होता है IRB 2500 से 3000।
ठीक है। अगेन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, एडिशनल हटा दो। ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन expire by a forcible expiration. This is average 1000 से 11 100 हाँ 1000 से 1100 ml, इसको एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, ERV। रेजिडुअल लंग्स में रह गया, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तभी रह गया, निकाला नहीं जा सकता। 1100 से 1200, 1000 से 11 और 1100 से 1200। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacity। ठीक है, अब ये मत भूल जाना, इन सब की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, किस किस की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होती है? पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। यस। ईसीजी की, यस, ईसीजी से भी आप हार्ट का हालचाल बयां कर सकते हो। ठीक है, और किसकी है? हार्ट साउंड की, यस, हार्ट साउंड की भी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक देती है, एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। हार्ट साउंड की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ईसीजी की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, स्पायरोमीटर की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। तीन तो आपको टिप्स पर रखने चाहिए, इन तीनों की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होती है, मतलब क्लिनिकली इनसे कई चीजें आप डायग्नोस कर सकते हो। अब तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी एंड एलुलर वेंटिलेशन, दोनों की डेफिनेशन भी लिखा दी, समझा भी दिया डिटेल्ड में। चलो, डेड स्पेस अलग होता है, आरबी अलग होता है। ठीक है, आरबी तो तुम मेजर ही नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से ना, लंग्स का जो शेप है वो आरबीज की वजह से वो निकलेगा ही नहीं कभी। जो तुम ले रहे हो निकाल रहे हो वो टीवी ले रहे हो निकाल रहे हो। ठीक है, और टीवी का कुछ पार्ट डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है, कुछ पार्ट डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो डेड स्पेस है। बिलीव नहीं करोगे तुम्हें, मैंने 11th क्लास के बच्चे से भी बहुत बेसिक से समझाया है। अगर तुम इससे नहीं समझ में आ रहा ना, ये छोटे छोटे बच्चों को समझाता हूँ ऐसे बना करके मैं। अब तुम, जरूरत है मेहनत करने की, समझे, समझ रहे हो? हाँ, चलो अपने हिसाब से तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ये है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा था, वापस आ रहा हूँ एनसीईआरटी पर। अब आता हूँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई। आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन ले लिया, नॉर्मल सांस को लंग्स में भर लिया, ठीक है, उसके बाद और भर लिया। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब है आपने टीबी निकाल दिया, आपने टीबी निकाल दिया, टीबी निकाल दिया, टीबी निकाल दिया। टीबी निकालने के बाद कितना एयर आप भर सकते हो? टीबी निकालने के बाद टीबी भरोगे और टीबी के बाद आईआरवी भरोगे, टीबी प्लस आईआरवी, ये होती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब ऐसे ही टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लो, तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम ले लिया। अब कितना एक्सपायर कर सकते हो? टाइडल वॉल्यूम निकालोगे, फिर उसके बाद एक्सपायरेटर वॉल्यूम निकालोगे, टीवी प्लस ईआरवी, तो ये हो गया आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो, टीवी निकाल दो, ठीक है, उसके बाद कितना आप लंग्स में होल्ड कर सकते हो, तो वो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम इन करके कितना मैक्सिमम आउट कर सकते हो, मैक्सिमम आउट करके कितना मैक्सिमम इन कर सकते हो, कुछ भी, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। ठीक है, या दिस इंक्लूड, चार हो गए, या ऐसे कह सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट, बाहर निकाल रहा है, आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ऐसे कह लो, ऐसे कह लो, बात एक ही है। और टोटल लंग कैपेसिटी चारों जोड़ दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूबिलिटी लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सेबल इंस्पायरेशन। फोर्सेबल इंस्पायरेशन एट द एंड ऑफ फोर्सेबल इंस्पायरेशन, ये लाइन बस मेन है।
फोर्सिबल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना आपके लंग्स में एयर इकट्ठा हो जाएगा वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगा। ये एनसीईआरटी पूरी होती है आपकी, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, गलत मत करना, जल्दी बताओ। आशीष बेटा, तो मैं समझा चुका हूं पहली क्लास में ही। ऑक्सीजन और CO2 बाहर नहीं निकलता, आप एयर लेते हो और एयर निकालते हो। लंग्स की सरफेस से सिर्फ डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का। बताओ यार, पहले चैप्टर में इतनी बातें करोगे तो मैं डरा देता हूँ मुझे, तुम लगता है नीट की तैयारी कर रहे हो। चलो यहाँ तक बताओ। बच्चों ने देना स्टार्ट किया पर अलग अलग आंसर दे रहे हो, चलो कोई नहीं। अब पेशेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यील्ड द फॉलोइंग, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम आया भाई, इसका हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया, उसका टाइडल वॉल्यूम 500 आ रहा था, IRV 3100 आ रहा था, ERV 1200 आ रहा था। What additional volume or capacity must be known to calculate the total lung capacity? अब कौन सा वॉल्यूम कम पड़ रहा है उसको जोड़ दें तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। भाई इसने टीवी दे दिया, IRV दे दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम बी। कई बच्चे डी क्यों लगा रहे हो भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी इसके अंदर, समझे? हाँ बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आ जाएगा। जरा बताओ, which of the following pulmonary volume or capacity cannot be determined using the standard spirometer and typically require techniques like helium dilution? सही पकड़े, अभी पढ़ा के चुका हूं, अगर नहीं पढ़ाया होता तो तुम फेल हो जाते यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन था, नहीं पढ़ाया होता ना फेल हो जाते तुम, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जिस भाई इसमें रेजिडुअल है नहीं, इसमें रेजिडुअल नहीं, इसमें यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम है। जहां रेजिडुअल वॉल्यूम होगी उसके लिए आप हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक यूज करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पायरोमीटर यूज नहीं करोगे। डी ऑप्शन आ जाएगा। जरा बताओ, कैलकुलेट द टोटल एल्वर वेंटिलेशन पर मिनट फॉर अ पेशेंट, ठीक है, विद रेस्पिरेटरी रेट इतना दे रखा है उन्होंने, टीवी इतना दे रखा है उन्होंने। ये इस साल क्वेश्चन आया था, इस साल क्वेश्चन ऐसा ही एक पूछा गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले हैं वाले। जरा बताओ, उसने एनाटॉमिकली डेड स्पेस दे दिया है, उसने टाइडल दे दिया है उसने, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग दे दिया है, क्या आएगा? बच्चे ए लगा रहे हैं फर्स्ट, चलो देख लेते हैं, तुम सही, क्वेश्चन सही। भाई रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना दे रखा है, रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना दे रखा है? RB 14 पर मिनट। टीवी कितना दे रखा है? टीवी DSV कितना दे रखा है? वो तो 150 ही दे रखा है। पूछा क्या है? कैलकुलेट द टोटल एल्वुलर वेंटिलेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन पर मिनट। अब क्या है फॉर्मूला, तुम जानते हो, AV इज इक्वल टू TV माइनस DSV, ठीक है, इनटू रेट ऑफ ब्रीदिंग। टीवी कितना दे रखा है यहाँ पर? 450 माइनस 150 इंटू 14, 300 आ गया, इंटू 14, जरा करो, 40 नहीं दे रखा है ना, रेट ऑफ ब्रीदिंग 40 नहीं, 40 कितना आएगा जरा बताओ, निकालो। ए टीवी कितना दे रखा है इन्होंने? टीवी दे रखा है इन्होंने 450 एंड दैट इज 150। अच्छा लीटर में, ये किस में आएगा? ये ml में आएगा, ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, ml में आएगा, लीटर में कन्वर्ट करो, कितना निकल के आ रहा है?
पल्मोनरी पूछा होगा तो पल्मोनरी का तो आप जानते हो भाई। यहाँ उसने पूछा क्या, ए भी पूछा है, इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन भी पूछ सकता था वो। यस, दोनों पूछ सकता था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आ रहे हैं आज की डेट में। ml में आ गया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ गया, 4.2 लीटर आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट? 4.2 लीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब थोड़ा मतलब पढ़ता है तो उसके लिए बच्चा क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ता नहीं है रटता है उसके लिए बवाल क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट, ये तो सिंपल है, स्पायरोमीटर आप लगा दोगे। विच इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जरा बताओ। जल्दी बताओ, जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं हम लोग। Which is correct about respiratory volume and capacity? Inspiratory इधर वॉल्यूम ज्यादा होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से, कैपेसिटी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कम होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ज्यादा होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी कम होगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से, ज्यादा होगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से कम होगी। सेकंड ऑप्शन बी। यस, समझ गया ना। अच्छा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या ई आर वी और आर बी आता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टी वी प्लस आई आर बी। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, क्योंकि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी उसमें टीवी प्लस ई आर बी आना चाहिए, आई आर बी। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। थर्ड लगा दो, थर्ड। टोटल वॉल्यूम ऑफ आर एयर a person can expire after a normal inspiration, जरा बताओ किसको आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन आप कितना एक्सपायर कर सकते हो? बी। भाई आप टीवी एक्सपायर करोगे और ईआर भी एक्सपायर करोगे। नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब आपने टीवी ले लिया, अब टीवी निकालोगे और ईआर भी निकालोगे। मैच द कॉलम, ये तो कर लोगे, इसमें कुछ है। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों आ गए हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सिंपल टी प्लस ई आर, सिंपल तीनों आ गए। ठीक है, पास इफ अ पर्सन inhale with maximum effort, ठीक है, and then exhale with no extra effort, volume of air exhale out will be। मैक्सिमम एफर्ट से क्या कर रहा है वो पर्सन? इनहेल, एयर पूरी दम से ले ली उसने, एयर टी भी ले ली और आई आर भी ले ली। अब उसने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन एक्सेल विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना एफर्ट मारे उसने एक्सेल किया, ये निकाल दिया होगा और ये निकाल दिया होगा, यानी आईसी को निकाल दिया होगा। ठीक है, ये नीचे और तब निकालेगा जब मैक्सिमम एफर्ट निकालेगा, तो आईसी आ जाएगा इसका। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझ गए ना मेरी बात?
तो थोड़ा घुमा सकता है वो आपको, पर घूमना नहीं है। ये एनसीईआरटी के फिलिंग द ब्लैंक से आपको खुद भरने हैं। चलो अब मैं वापस आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बताओ ये टॉपिक एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टॉपिक में कोई डाउट शाउट, समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन पक्का हुआ नीट का या नहीं हुआ? सरफेक्टेंट बेटा, जो सरफेस टेंशन को कम कर दे वो सरफेक्टेंट है। जैसे लिसिथिन सरफेस टेंशन को कम करता है तो वो सरफेक्टेंट कहलाएगा, ठीक है। जो सरफेस टेंशन को कम कर दे वो सरफेक्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है आप बिना एफर्ट लगाए एयर को ले रहे हो निकाल रहे हो। जैसे आपके लंग्स के अंदर वैक्यूम जनरेट करने की क्षमता होती है, क्योंकि हम इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम की हेल्प से क्या करते हैं, अपने लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं, तो वैक्यूम बन जाता है, नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, तो एयर अपने आप अंदर आती है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम सांस लेने के लिए कुछ पंप की तरफ फोर्स लगा रहे हो? नहीं। जबकि फ्रॉग के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है, वो क्या करता है, पहले सांस लेता है, भर लेता है, फिर प्रेशर से पंप की तरह अंदर डालता है, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर नहीं है, पॉजिटिव प्रेशर है, उसको फोर्सफुली एयर को पुश करना होता है। ताकि हम लोग ऐसा नहीं करते, हमारे लंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली एयर आ रही है जा रही है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर लेते हैं हम वॉल्यूम को बढ़ा करके, और ये अंदर आ जाती है, इसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रॉग के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है, बस फ्रॉग के अंदर, और सब सारे एनिमल में नेगेटिव प्रेशर होता है। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वलाई आर द, ये नीट में आने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है कि देखो एक्सचेंज ऑफ साइट मैं लिखा भी चुका हूं, दो होती हैं, एक एल्वलाई होती है और एक टिश्यू होता है। तो alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissue. It is a secondary site. It is a secondary site. Clear है? अब समझ में थोड़ा आएगा। मान लो थोड़ा सा शिफ्ट करना है।
समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन कैसा भी आए आप सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले तो आपको पता होगा भी एटमॉस्फेयर की जो एयर है हमारे अंदर आती है, फिर यहाँ जो ये दिख रही है ना, ये पल्मोनरी वेन होती है और ये सिस्टेमिक आर्टरी होती है। फिर यहां से जो निकल रही है सिस्टेमिक वेन है, और हार्ट और लंग्स को जोड़ रही है वो पल्मोनरी आर्टरी है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर पूरा ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, पूरे पार्ट में जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का सेम ही रहेगा। जो डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 ऑक्सीजन का सेम ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां आ जाओ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, पार्शियल प्रेशर, टोटल एयर का पार्शियल प्रेशर 760 mmHg होता है। एयर का पार्शियल प्रेशर पूछू ना तो 760 mmHg मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें mmHg से मेजर करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। यहां भाई ऑक्सीजन का कितना हुआ इसके अंदर, भाई नाइट्रोजन मैक्सिमम होगा। mmHg में हर बार यूनिट नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मरकरी mmHg मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें मरकरी भरा होता है, तो मरकरी से मेजरमेंट करते हैं। तो 760 mmHg टोटल एयर का पार्शियल प्रेशर है। इस 760 में से 159 ऑक्सीजन होती है और 0.3 mmHg CO2 होती है एटमॉस्फेयर में। पर जैसे ही आप इसको लंग्स में लेकर के आते हो तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू डिफ्यूज हो रही है अंदर, तो ऑक्सीजन का प्रेशर 159 से 104 हो जाएगा। और फिर कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो या सिस्टेमिक आर्टरी। अब कितना रह गया यहाँ पर 95, और यहां आते आते यहाँ टिश्यू में कितना है 40। क्यों? क्योंकि टिश्यू में यूज हो रही है, और कम हो जाएगा। ठीक है, यहां यूज हो रही है इसलिए खिंच के यहां से यहां आ रही है, समझ रहे हो, यूज हो रही है इसलिए खिंच के ये आगे जा रही है, तो ये खिंच के अंदर आ रही है, ये अंदर आ रही है तो बाहर की अंदर आ रही है, तो कंटिन्यू ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर आती रहती है। CO2 बन रही है तो यहां से बाहर जाती रहती है, यहां से कंटिन्यू बाहर जा रही है। समझना मेरी बात। अंदर कितना है CO2 का 45, यहाँ कितना है 40, जो ब्लड आ रहा है 40 है यहाँ पर। तो डिफ्यूजन कहां से होगा भाई, ऑक्सीजन यहां से यहां डिफ्यूज करेगी, CO2 यहां से यहां डिफ्यूज करेगी। कब तक? जब तक कि यहां 45 ना हो जाए। फिर यहां से होती हुई यहां से होती हुई यहां पहुंचती है। ऑक्सीजन कितना है 40, CO2 कितना है 45, सबके अंदर। अब सिंपल सी बात है, यहां पर ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन था 40, CO2 कितना था 45, तो 45 से CO2 कहां जाएगा 40 की तरफ, ऑक्सीजन 104 से कहां आएगा 40 की तरफ। सिंपल सी बात है, ज्यादा से कम की तरफ। डिफ्यूज होकर कितना हो गया 95। क्लियर है बिल्कुल, कितना हो गया 95। और ये यहां से डिफ्यूज होकर कहां चला गया, सीधा बाहर। जब आप एयर को बाहर निकालते हो, एयर को बाहर निकालते हो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो इस एक्सपायर्ड एयर में, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 116 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा जब एयर को बाहर निकालते हो 32 mmHg। समझ रहे हो, mmHg बार बार नहीं लिख रहा मैं, समझ जाना। यानी जो तुम एयर बाहर निकालते हो ना, उसमें ऑक्सीजन बहुत होती है बेटा, 159 ले रहे हो 16 से निकाल रहे हो नहीं, ओनली आपने 100 रुपए में से 25 रुपए की चीजें यूज की हैं, 75 रुपए बाहर निकाल दिए। CO2 ज्यादा होगा, पर एटमॉस्फेयर में कितना होगा 0.3, तो निकाल रहे हो उसमें CO2 ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत कम होगा। यानी ये एयर आप ले रहे हो और कंटिन्यू अंदर आते 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 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटता जा रहा है, और अंदर से बाहर जाते जाते CO2 का पार्शियल प्रेशर घट रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर कंटिन्यू ऑक्सीजन यूज हो रही है इसलिए बाहर ड्रॉ कर रही है, कम होता जा रहा है। अंदर CO2 बन रही है इसलिए ज्यादा है, और बाहर निकलते निकलते निकलती जाएगी तो कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा भी है, तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्वेश्चन आएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी थी 159, लंग्स में आके कितनी रह गई 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी रह गई, ठीक है, आप बोलोगे 95, और ये कहां पहुंचेगा टिश्यू के पास, टिश्यू में कितनी रह गई 40, ठीक है। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछेगा तो आपको बता देना है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 रह जाती है, 40 होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40। अब CO2, CO2 टिश्यू में कितनी होती है 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होगी
अगेन 45, डिफ्यूज कितनी हो जाएगी, ठीक है। लंग्स में कितनी होगी, लंग्स के अंदर आकर के 40, जो एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें कितनी होगी 32, और एटमॉस्फेयर में कितनी होगी 0.3 mmHg। मैं लिख भी देता हूं, रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछेगा। तो ये कहां पर है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ये कहां पर है, लंग्स के अंदर, ये कहां पर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कहां पर है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फाइनली ये कहां पर है, टिश्यू। अब कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। अब ये कहां पर है, टिश्यू, ये कहां पर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां पर है, लंग्स, ये कहां पर है, एक्सपायर्ड एयर, ये कहां पर है, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जिंदगी भूलोगे, हाँ, कभी नहीं भूलोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही सॉल्व, क्वेश्चन तुम्हारा यही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सारे यहां से सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व होंगे, ठीक है भाई। समझाने के लिए तुम्हें समझा दिया मैंने कि भाई यहां इतनी होती है, लंग्स में आके कम हो जाएगी, यहां की और कम हो जाएगी, और यहां की और कम हो जाएगी। CO2 सबसे ज्यादा है, डिफ्यूज जहां करेगी, कब तक, जब तक 45 ना हो जाए। ये 45 यहाँ, 45 यहाँ होती है, यहीं 45, और यहां से फिर यहाँ डिफ्यूज करेगी, कम है 40, और यहां से होती है बाहर निकल जाएगी 32। सिंपल सी बात है। इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर आपको याद रखना है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। एनसीईआरटी में इसी चीज को इस तरीके से दे रखा है कि रेस्पिरेटरी एयर होगी, एटमॉस्फेरिक दोनों का दे रखा है, एल्वलाई का दोनों का दे रखा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड का दोनों दे रखा है, और टिश्यू का दे रखा है। एक्सपायर्ड एयर का नहीं दे रखा, मैंने उसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब मुझे बताओ, हाँ मैंने बताया एक्सपायर एयर एनसीईआरटी में नहीं है, पर तुम अगर PYQ लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उनमें माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिकल वाला। जब आप एयर मुंह से निकालते हो, किसी के दूसरे के लंग्स में, फेफड़ों में एयर भरते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा केस आता है डॉक्टर के सामने कि वेंटिलेटर नहीं है, भाई वेंटिलेटर नहीं है, और उस इंसान के अंदर आपको एयर भरनी है, तो क्या करोगे, अपने मुंह को उसके मुंह से लगाओगे और अपनी एयर उसके लंग्स में डालोगे। तो तुम्हें देखने वाले को लगेगा, मतलब एक अननोन आदमी होता है, तो वो CO2 भर रहा है उसके लंग्स में, CO2 नहीं भर रहा, उसके लंग्स में बहुत ऑक्सीजन डाल रहा है। जो मैं निकाल रहा हूँ यार, उसमें 116 mmHg, ये रहा, कहां गया, जो एयर बाहर निकाल रहे हैं 116 mmHg ऑक्सीजन होती है जो एयर बाहर निकालते हो। CO2 तो होती ही ज्यादा, पर ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इतनी ऑक्सीजन सफिशियंट है, उसको लेनी कितनी होती है, ओनली 25% लेनी होती है। तो आप जो एयर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करते हो, उसमें CO2 कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, ये पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे जो लगता है। क्वेश्चन कराऊंगा उसके, एनसीईआरटी भी कराऊंगा। लंग्स में बेटा, देखो बता देता हूँ, वापस आ रहा हूँ। लंग्स दे रखा है इन्होंने एल्वलाई, देखो लंग्स के अंदर कितनी है, 40 है, 45 नहीं है। CO2 लंग्स में 40 है, यहाँ भी दे रखा है और मैंने भी लिखा रखा है। लंग्स में कितनी है, 40 है, ऑक्सीजन 104 है, और यहाँ भी लिखा रखा है मैंने। लंग्स के अंदर, लंग्स कहाँ, ये लंग्स के अंदर कितनी है, 40 है। भाई CO2 ज्यादा से कम की तरफ चलेगी ना, टिश्यू से ब्लड में आएगी, ब्लड से लंग्स में आएगी, लंग्स से एक्सपायर एयर और एटमोस्फियर। मतलब CO2 ज्यादा से कम की तरफ चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरफ चलेगी, ज्यादा से कम की तरफ दिखाया मैंने। अब बताओ, कोई डाउट है तो मुझे पूछो। डन, समझ में आ गया बेटा। क्यों होती है क्या, आप ले रहे थे 159 mmHg, उसमें से कुछ टिश्यू ने यूज कर ली, बची हुई आप निकालोगे तो 116 mmHg बची हुई है। समझ रहे, जो बाहर निकाल रहे हो, टोटल का 25% टिश्यू यूज करता है, 75% आप निकाल देते हो। समझे। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट,
मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, मेंशन की हुई हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 40 होती है। ऑक्सीजन ये पूरे ब्लड का है, ऑक्सीजनेटेड पूरे ब्लड के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 होती है, CO2 45 होती है पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। डेटा मैंने यहाँ लिख दिया है, बार बार रिपीट नहीं किया, फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। लो एक बार और लिख देता हूँ, कई बच्चों को एक बार में चीजें समझ में नहीं आती। सेम ही है, सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट का सेम ही होगा यहाँ का, फिर यहाँ लिख दो। सेम है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, सिंपल सी बात है। अपने हिसाब से मैंने कंसेप्चुअल करा दिया है, इस क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व सारे हो जाएंगे, सारे। अब मैं एनसीईआरटी कराता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो हटाए तो, ये तो आज हो ही नहीं पाएगा। एनसीईआरटी कराता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। एल्वलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ हम जानते हैं एल्वलाई प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, इस पर नीट में क्वेश्चन आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये आप जानते हो, सब जगह सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। मेनली किस पर बेस्ड होता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड होता है, भाई प्रेशर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और किस पर करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस। ये मैंने लिखा दिया, प्रेशर के अलावा सॉल्युबिलिटी और थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। और द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो इंपोर्टेंट फैक्टर, कैन बी इफेक्टेड, ठीक है। Pressure contributed by an individual gases is mixture of gases is called partial pressure, ठीक है, and is represent as PO2, मतलब PO2 PCO2 करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two site of diffusion are giving table, अच्छा टेबल में दे दिया, ठीक है। And in the figure this, the data giving table clearly indicate a concentration gradient, दिख रहा है हमें ज्यादा से कम की तरफ, concentration gradient ऑक्सीजन का कहां से कहां होगा, फ्रॉम एल्वलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। सिमिलरली ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, वही सेम डायग्राम मैंने बनाया, वही डायग्राम है, ठीक है। अच्छा ये डेटा दे रखा है, ग्रेडियंट इज प्रेजेंट CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, सिमिलरली CO2 का अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों को मैंने ट्रिकली लिखा दिया जहां से क्वेश्चन बनता है, यानी टिश्यू का कहां होगा, टिश्यू से CO2 का टिश्यू से ब्लड और ब्लड टू एल्वलाई। एज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2, अब ध्यान रखना है, लिख दिया ना, CO2 की सोलिबिलिटी कितनी ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम हायर होती है कंपेरेटिव ऑक्सीजन। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure, ठीक है, के हिसाब से much higher compared to oxygen। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, पर डिफ्यूजन रेट पर यूनिट डिफरेंस CO2 को ज्यादा होगा, ठीक है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen, क्योंकि उसका solubility बहुत ज्यादा है। The diffusion membrane is made up of 3 major layer, बता चुका हूं, ठीक है। नाम क्या क्या है, थिन, थिन और थिक करके पूछेगा, थिन ही होगी, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वलाई की होती है, एंडोथेलियम होगी कैपिलरी की, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इनके बीच में, ठीक है, in between them। However, the total thickness is much less than a millimeter, यानी 1 मिलीमीटर से कम होती है, लिखा चुका हूं मैं। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen and alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli, सारे फैक्टर्स के फेवर में होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाओ, क्या होगा जरा बताओ फटाफट। अब क्लास एंड है, तुम्हें क्या लग रहा है, भूख मुझे नहीं लगी होगी, तुम्हें लगा सर ने खाना खा के क्लास लिए, नो बेटा,
मैं भी अभी खाना नहीं खाया, मैं सच बोल रहा हूँ, खाना नहीं खाया, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ बच्चों से, ठीक है, खाना नहीं खाया मैंने। मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा, ठीक है। मुझे बैक पेन भी हो रहा है, पूरी बैक बेल्ट बंधी हुई है कमर पे, तुम शायद देख नहीं पाओगे, पूरा कमर इस समय पूरी बेल्ट से कवर्ड है, क्योंकि बैक पेन बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन पल्मोनरी एयर, जरा बताओ, ऑक्सीजन का पार्शियल पूछा है उसने, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में पूछा है, पल्मोनरी वेन में पूछा है, सिस्टमिक आर्टरी में पूछा है, तो पता होना चाहिए ना, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होगा। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होगा। सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 95 होगा। तो 40 95 ऐसा कुछ है क्या, है ना, 40 95 95, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तभी मैंने हर चीज बहुत कंसेप्चुअल कराई है, हर चीज बहुत कंसेप्चुअल। कैसा भी क्वेश्चन आया तुम छोड़ के नहीं आ पाओगे, ये तो तुम कर ही दोगे यार, ठीक है। एक्स वाई जेड लेबल्ड, वाई वाई पूछा है इन्होंने, वाई के अंदर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाई, वाई का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 95 होगा यहाँ पर, 95 mmHg। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, ठीक है। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, दोनों सही है। थोड़ा बहुत तुम भी करो यार, मैं सारे मैं ही कर दूंगा तो मजा नहीं आता। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये तुम्हें खुद करने हैं, क्वेश्चन तुम खुद भी करो, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन तुम खुद भी करो तो मजा आएगा थोड़ा सा करने में। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। बाय, अब तुम खाना खा लो, ठीक है, और कल मिलते हैं सेम टाइम। अरे हाँ, आज डाउट सेशन होगा मेरा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, है ना। डाउट सेशन का मोड चेंज करना है, 4:30 तो बज रहे हैं। चलो मैं आता हूँ, डाउट में आता हूँ, ठीक है। मैं डाउट में आता हूँ, बैठ के लूंगा, तो जो भी डाउट हो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज 5 बजे मिल रहा हूँ डाउट में। ओके ओके ओके, अभी बस खाना खा लूँ, तुम भी खाना खा लो, अभी डाउट में आते हैं।